अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इनका रियल नेम है फ़ाखरा। इन्होंने कहा सिर्फ मेरा नाम रियल बताइएगा, उसके अलावा मेरा कंट्री, बाकी कोई चीज़ भी आप फ़र्ज़ी कर दीजिएगा, ना बताइएगा। ये उनकी ज़िंदगी से जुड़ी एक सच्ची कहानी है जो उन्होंने मुझे भेजी है और मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाने जा रहा हूँ। फ़ाखरा, उन्होंने कहा बेशक आप रियल बता दीजिएगा। फ़ाखरा की इस वक्त उम्र तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब तो वो एक किस्म की दादी बन चुकी हैं। लेकिन ये कहानी उस वक्त की है जब उनकी उम्र तकरीबन 14 से 15 साल थी। फ़ाखरा कहती हैं कि मैं और मुझसे एक बड़ा भाई जिसकी उम्र 21 साल थी, 21-22 साल तकरीबन, मेरी उम्र उस वक्त 14 साल थी। ज़िंदगी से हम लोग एक किस्म का लड़ ही रहे थे क्योंकि घर के अंदर कुछ मुश्किल से ही गुजारा होता था। वाले सख्त मजदूरी करते थे और जो कुछ भी कमा के लाते तो बस सब्र शुक्र के साथ हम रूखी सूखी जैसे भी खा लेते थे। जब उनको काम मिल जाता तो उस दिन हमारे घर में खाना अच्छा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इस अंदाज में होता कि हम सब खुदा का शुक्र अदा करते और खाना खा लेते, वरना बहुत दफ़ा ऐसा होता कि हमें भूखा भी रहना पड़ता। घर में हम टोटल 4 लोग थे क्योंकि जो घर हमारा था वो किराए का घर था, अपना घर नहीं था। वक्त गुजरता रहा, भाई इतना हो गया कि वालिद का हाथ बटाने लगा। लेकिन जिस जगह पे हम रहते थे वहाँ के हालात इस तरह के थे कि वहाँ पे काम मिलना बहुत मुश्किल था। कई दफ़ा वालदा ने मशवरा दिया कि हम यहाँ से चलते हैं, कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन वालिद साहब बज़िद थे कि नहीं, अल्लाह करम करेगा, हम यहीं पे ही रहते हैं। वक्त गुजरता रहा, जैसे कैसे भाई भी कभी काम भाई को मिल जाता, बाप का वो हाथ बटाता और कभी नहीं। वहीं हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। वालिद साहब का घर से चले जाना हम सब के लिए क़यामत से कम ना था। भाई भी अभी कुछ इस काबिल नहीं हुआ था कि घर के मामलात को चला सकता, घर के खर्चे पूरे कर सकता, उस घर का किराया दे सकता। और जब वालिद साहब चले गए तो हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि खाएं कहाँ से और घर का किराया कहाँ से दे। पहले 2 लोग मिलके करते थे, जैसे कैसे गुजारा हो जाता था। अब सिर्फ एक कमाने वाला था, इतना तजर्बा भी नहीं था, तो घर में अब फाके ज़्यादा शुरू हो गए। हमारा जो मकान था, अगर उसका किराया हमें ना देना पड़ता तो शायद फिर हमारे घर में रोटी पूरी हो जाती, हमें फाके ना करने पड़ते, हमें खाना मिल जाता। लेकिन क्योंकि किराए के पैसे देने पड़ते थे तो इसके लिए हम बहुत परेशान थे। वक्त गुजरता रहा और आखिर वो दिन आ गया कि जब मालिक मकान ने कहा आप लोगों को मकान खाली कर दें, मुझे अपनी फैमिली को अब इस मकान में रखना है। मैं आप लोगों को ना निकालता, लेकिन मसला ये है कि मेरी अपनी ही एक बहन है जो बेवा हो गई है, उसके पास अब घर नहीं है, उसके बच्चे हैं, उसको मैं इस घर में रखना चाह रहा हूँ। मैंने आपका लोगों का जितना साथ दिया, कभी किराया टाइम पे आप लोगों ने नहीं दिया, लेकिन मैं जितनी कर सकता था आप लोगों की मदद की। अब मैं खुद मजबूर हूँ, तो आप मेहरबानी कीजिए इस घर को खाली कर दीजिए। हम जब उस मकान को खाली करने का हमने सोचा तो हमारे लिए पहला सवाल ये था, हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं था। तो वहीं पे वो खुदा तरस एक शख्स था, उसकी भी मजबूरी थी। वो बोला मेरा एक दोस्त है, उसका मकान है काफ़ी अरसे से खाली पड़ा हुआ है, गैर आबाद है, मैं उससे बात करता हूँ, अगर वो आप लोगों को वहाँ पे रहने की इजाज़त दे दे तो आप लोग वहाँ पे रह सकते हैं।
बाकी किराया क्या है मुझे इस मामले में नहीं पता, मुझे 1-2 दिन दीजिए, जब तक आप अपना सामान बांधिए मैं पता कर लेता हूँ। हम लोगों ने घर का सामान पैक करना शुरू कर दिया और 2 दिन बाद वो आया तो उसने बताया कि उस दोस्त से मेरी बात हो गई है, वो किसी दूसरे शहर है, चाबी मुझे मिल गई है, लेकिन उसका कहना यह है कि वो आप लोगों से कोई किराया नहीं लेगा, आप लोग उस घर में रहना चाहें तो रह सकते हैं। लेकिन उसने एक और अजीब सी जो बात कही वो ये थी कि लोग उससे पहले जो भी वहाँ पे रहते थे किराएदार, तो उस घर में अजीब व गरीब वाक़यात की शिकायत करते थे। मालिक मकान जो है कभी खुद तो उस घर में रहा नहीं, उसने ख़रीदा था इसको किराए पे दे के जब वक्त आएगा तो इसको तोड़ के नया घर बना लूँगा। लेकिन जो भी किराएदार रहने के लिए आए तो वो कुछ टाइम रहते थे और उसके बाद उस मकान को छोड़ के चले जाते थे। तो उस मालिक मकान ने ये पैगाम भी साथ में भिजवाया था, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं चाबी आप लोगों के हवाले कर रहा हूँ, आप उस मकान में रहना चाहते हैं तो रह लीजिए, लेकिन मेरा अपना तजर्बा तो उस मकान में नहीं है, लोगों का तजर्बात उस मकान के अंदर कुछ अच्छे नहीं हैं। खैर, भाई मेरा एक नेक इंसान था, इबादत गुजार था, वालिद साहब भी मज़दूर ज़रूर थे लेकिन 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे, मेरी वालदा भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी, भाई भी इबादत गुजार था। तो भाई ने कहा ये अल्लाह की तरफ से हमें गनीमत ही मिला है कि एक ऐसा मकान मिलने जा रहा है जिससे वो हमें किराया भी नहीं देना पड़ेगा और बाकी कोई अगर ऐसे वाक़यात हुए तो हमें उसका कोई मसला नहीं, मैं देख लूँगा। यूँ हमने अपना सामान पैक किया और जब उस मकान तक हम पहुँचे तो वो मकान वाकई बहुत ही पुराना बना हुआ था। एक ऐसी जगह पे बना हुआ था जहां उसके साथ रेल की पटड़ी थी, ट्रेन चलती थी और उसी दौर के बने हुए बहुत ज़्यादा क्वार्टर बने हुए थे ट्रेन के। रेलवे के क्वार्टर होते थे पहले, रेलवे के मुलाजिम वहीं क्वार्टरों में रहते थे, तो वहाँ एक ही लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा क्वार्टर बने हुए थे जो सब के सब गैर आबाद थे, टूटे फूटे थे। उसमें एक घर ये वाला था जो टूटा फूटा तो नहीं था लेकिन काफ़ी पुराना घर था। हम जब उस घर के बाहर पहुंचे तो पता लगा कि नीचे बताया गया जो हमें कि 2 कमरे हैं और एक कमरा ऊपर भी है छत पर। जब हम उस मकान के सामने पहुंचे तो देख के हैरान रह गए कि वो वाकई दूर से ही बहुत अजीब सा लग रहा था। दिन की रोशनी में भी फाखरा कहती हैं कि स्पेशली मुझे ऐसा लगा कि दिन की रोशनी में भी ये कुछ अच्छा घर नहीं है, इसके अंदर एक खौफ है, एक अजीब सा है मंजर है। मेरे भाई ने हाथ में चाबी थी, उसका ताला खोला और जैसे ही ताला खोला तो लकड़ी का वो दरवाज़ा जो पुराने दौर में एक लोहे की जंजीर सी लगी होती थी, जंजीर को पकड़ के ऊपर एक हुक सा बना होता था, हुक के अंदर जंजीर को लगाया जाता था और उसके अंदर ताला लगाया जाता था, इस तरह का वो दरवाज़ा था। उन्होंने वो ताला खोला, उस जंजीर को नीचे रखा और दोनों दरवाज़ों को खोल दिया जो कई सालों से बंद होने की वजह से एक आवाज़ पैदा करते हुए खुल गए। जैसे ही हम उस दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो एक छोटा सा हिस्सा बना हुआ था दरवाजे के सामने ही खड़े होने का, जिसमें 4-5 लोग खड़े हो सकते थे और उसके बाद नीचे की तरफ सीढ़ियां जा रही थी। 1, 2, 3, 4 बाकायदा 4 सीढ़ियां थीं। वो 4 सीढ़ियां उतरने के बाद आप उस घर के सहन में दाखिल हो जाते थे। उस घर का सहन और उस घर के अंदर बने हुए वो जो 2 कमरे थे वो काफ़ी ज़्यादा पुराने थे। इर्द गिर्द किसी वक्त में जब वो घर बना होगा तो सतह ज़मीन के बराबर होगा, लेकिन वक्त गुज़रता गया, उसको भी थोड़ा थोड़ा बेहतर वो करते गए, पूरा गिरा के तो नहीं उन्होंने बनाया, लेकिन वो अब इतना नीचे हो गया था कि आप बाहर से जब उस घर में दाखिल होते थे तो दरवाज़ा तो बाहर वाली ज़मीन के बराबर था, लेकिन दरवाजे से दाखिल होते ही फिर आपको 4 सीढ़ियाँ काफ़ी नीचे चली जाती थी।
उतर के उस घर के सहन में जाना पड़ता था। और जब हमने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे के आगे भी हमें बाकायदा जाला लगा हुआ मिला। भाई आगे बढ़े और उन्होंने हाथ से जाला साफ किया। जाला साफ करते ही राइट साइड को लेफ्ट साइड को नीचे की तरफ सीढ़ियां थीं। 4 सीढ़ियां उतर के जब हम सहन में पहुंचे तो सहन के अंदर जिस तरह का मट्टी जमा हुई थी, कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ था, उससे लगता था पता नहीं कितने सालों से ये मकान बंद है, इसके अंदर कोई आया ही नहीं, जिसकी वजह से मट्टी ही मट्टी थी। दाखिल होते ही राइट साइड को दरवाजे के नीचे जो सीढ़ियां थीं, सीढ़ियों से उतरते ही राइट साइड को फिर से एक ऊंचा सा बाथरूम भी और वॉशरूम भी बनाया गया था, ताकि पानी जो है, क्योंकि अगर वो भी नीचे बनाया जाता तो पानी कहाँ जाता, उसको ऊंचा इसलिए बनाया गया था कि उसका जो पानी है वो बाहर नाली के ज़रिए चला जाए। एक वाहिद दरवाज़ा ऊंचा था और एक बाथरूम था जो बहुत ज़्यादा ऊंचा था। बाकी जितना भी घर था, उसका सहन था, उसके कमरे थे, वो सब बहुत ज़्यादा, तकरीबन कोई ज़मीन से 5 फुट 6 फुट नीचे थे। अंदर जब हम दाखिल हुए तो सामने एक बड़ा सा सहन था। सहन के साथ ही उल्टे हाथ पे 2 कमरे बने हुए थे। उन कमरों के सामने एक छोटा सा बरामदा था। उस बरामदे के पीछे 2 कमरे बने हुए थे और बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर एक सीढ़ियां थीं जो ऊपर की तरफ जाती थीं। उन सीढ़ियों से आप ऊपर जाते थे तो ऊपर छत पे भी एक कमरा बना हुआ था। घर तकरीबन ये कोई 10 मरले का बना हुआ घर था, लेकिन दिन की उस रोशनी में भी दाखिल होते हुए एक अजीब सी सरसराहट सी महसूस हो रही थी। जिस्म के अंदर ऐसी कपकपी सी महसूस हो रही थी जैसे हम किसी घर के अंदर दाखिल हो गए हों जहां नज़र तो कोई नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा लगता था कि कितनी आंखें हैं जो हमें देख रही हैं। यही जुमला जो मैं सोच रही थी मेरी माँ के मुंह से अदा भी हो गया कि कितना खौफनाक घर है। तो मेरे भाई ने आगे से कहा, अम्मी खुदा का शुक्र अदा करें कि रहने को ठिकाना मिल गया, वरना तो किराए के देने जोगे हमारे पास पैसे ही नहीं थे। खुदा भला करे उस मालिक का जिसने बगैर किराए के हमें यह घर दे दिया है। बरामदा भी जालों से भरा हुआ था। अंदर जो कमरे थे उनको ताला नहीं लगा हुआ था, उनके भी उसी तरह दरवाजों की जंजीर सी लगी हुई थी जो ऊपर की तरफ बंद होती थी। भाई वहां पे खड़ा हो गया, मैं इर्द गिर्द देखा, जितना वो गंद था, नीचे कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ था, जितनी मट्टी की तह जमी हुई थी, अम्मी भी उसको देख रही थी और ये दिन की रोशनी में हम देख रहे थे। पुराना हमारा मालिक के मकान हमें चाबी और घर के करीब छोड़ के चला गया था, उसको कहीं जाना था। हम खुद अंदर दाखिल हुए थे, लेकिन ऐसे अजीबो गरीब घर को देख के सख्ते की सी हालत में थे। मैं स्पेशली बहुत डरी हुई थी कि अब यहां रहना पड़ेगा। इर्द गिर्द कोई भी आबादी नहीं थी। वहीं मेरी माँ ने खड़े हुए पूरे घर को देख के कहा, इसको तो साफ करते करते हमें 1 हफ्ता लग जाएगा, तब ये घर रहने के काबिल होगा, क्योंकि हर जगह पे जाले ही जाले थे, जमीन पे मट्टी ही मट्टी थी, तह बकायदा जम गई थी। उंगली फेरते थे तो ऐसे लगता था कि पूरी वो जमीन अभी तक नजर ही नहीं, ऊपर इतनी मट्टी है। और जैसे ही मेरे भाई ने पहले कमरे का दरवाजा खोला तो पहली चीज जो उड़ती हुई हमारे सामने आई वो चमगादड़ थी। ऐसे ही वो चमगादड़, भाई ने दरवाजा खोला, भाई की तरफ आई, भाई एकदम से पीछे हट गया, उसने सर नीचे कर लिया। मैं और अम्मी पीछे खड़े थे। वो चमगादड़ तेजी से उड़ती हुई बाहर चली गई। तो भाई बोला, रुको, आप लोग अभी अंदर ना आओ, मजीद चमगादड़ ना हो, मैं देख लूं। भाई अंदर गया, अंदर वो उसी तरह मट्टी मट्टी हुआ पड़ा, जालों से घर भरा पड़ा, वो कमरा भरा हुआ, कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ, लेकिन और चमगादड़ नहीं थी। फिर हम इसी तरह दूसरे कमरे की तरफ गए, भाई ने हमें पीछे खड़ा किया। उसका जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे 1 नहीं 5-6 चमगादड़ें
तेज़ी के साथ जैसे ही दरवाज़ा खुला बाहर की तरफ निकली, और उस कमरे में जैसे ही वो 5-6 चमगादड़ें बाहर निकल गईं और हम लोग जब अंदर दाखिल हुए तो मज़ीद चमगादड़ें हमें नजर आईं ऊपर छत के साथ जो लटकी हुई थी। अम्मी कहती हैं मेरे तो दम घुट रहा है इस मकान को देख के, कैसा अजीबो गरीब सा मकान है, लेकिन हमें वहाँ पे रहना था। खैर हमने अपना सामान रखा और कहा कि कम से कम 7 वाला कमरा जहाँ से एक चमगादड़ निकली थी उसको तो रहने के काबिल बनाएं, कल से मज़ीद घर की सफाई शुरू करेंगे। यूं हमारी चारपाइयाँ जो कुछ सामान था वो आहिस्ता आहिस्ता हम ले आए। उस कमरे को एक को हमने साफ़ किया, रहने के काबिल बनाया, उसके जाले शाले ख़त्म किए, बाकी बाथरूम को भी हमने साफ़ कर लिया। जो जो अभी आहिस्ता आहिस्ता हम शुरू हो गए, यहाँ तक कि उस पूरे घर को साफ़ करते करते इस काबिल बनाते बनाते कि हम वहाँ पे रह सके हमें 1 हफ़्ता हो गया। 1 हफ़्ते तक वो घर बिल्कुल साफ़ शफाफ हो गया। भाई काम पे भी जाता लेकिन वापस आता तो फिर हमारी मदद करता, लेकिन जल्दी आ जाता क्योंकि घर अजीब सा था। अब हमें एक फ़िक्र तो नहीं थी कि घर का जो हमें किराया देना पड़ता था, इस घर का हमें किराया नहीं देना था, इसलिए भाई जाता काम करके वापस आ जाता और जल्दी शाम को हमारा हाथ बटाता। हम इसी तरह काम करते रहे उस घर के अंदर। 1 हफ़्ते तक घर को बिल्कुल हमने साफ सुथरा कर दिया। ये तकरीबन अब कोई 8वां 9वां या 10वां दिन था उस घर के अंदर हमें रहते हुए कि मैं एक रात को वॉशरूम के लिए उठी। 2 कमरे थे, एक कमरा भाई ने ले लिया था और एक कमरे में मैं और अम्मी सोते थे। और मुझे रात को वॉशरूम जाना था तो मुझे टाइम का नहीं पता क्या टाइम था। अभी एक प्रॉब्लम इस घर के अंदर ये था कि इस घर के अंदर बिजली नहीं थी, बिजली मुनक़ता थी और उन्होंने कहा था कि हम आपको बिजली ठीक करा देंगे, लेकिन अभी तक हम लालटेन और मोमबत्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे। मोमबत्तियाँ में महंगी पड़ती थी इसलिए हम लालटेन ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। कुछ दिनों तक इसकी बिजली बहाल हो जानी थी तो मुझे वॉशरूम जाना था और मैं उठी। एक जगह थी मखसूस जहाँ पे हमने माचिसें रखी होती थीं, जहाँ से माचिस उठा के हम लालटेन जलाते थे। जला के हमें अगर रात को बाहर जाना होता था सहन में, बाथरूम क्योंकि बिल्कुल दरवाजे के पास था, तो कमरे से निकल के पहले बरामदे में आना, बरामदे से चलते हुए सहन को अबूर करते हुए बिल्कुल एंड पे दरवाजे तक पहुँचना, वहीं पे वॉशरूम था। अब मैं 14-15 साल की थी, अम्मी को जगाते हुए बुरा लगता था। मैं उठी, मैंने माचिस जलाई, लालटेन में आग लगाई, लालटेन को हाथ में पकड़ा और मैं चलती हुई दरवाजे से बाहर बरामदे में और बरामदे से चलती हुई सहन में चलती चलती मैं अभी आधा रास्ता ही अबूर किया था, सहन में ही थी कि मेरे कानों ने आवाज़ सुनी जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। पाँव की ऐसे आवाज़ थी कि चलने वाले के पाँव में पाजेब की तरह की कोई चीज़ है जिसकी आहट बहुत कम थी। यानी पाजेब की जो छनछनाहट थी आ तो रही थी लेकिन ऐसी जैसे दूर कहीं से आ रही हो, लेकिन आ ज़रूर रही थी। मैं रुक सी गई कि क्या ये आवाज़ इसी घर से आ रही है, क्या ये आवाज़ इसी सहन से आ रही है या दूर कहीं से। मैं खड़ी होकर लालटेन हाथ में पकड़े इर्द गिर्द देखती रही, लेकिन हर तरफ सन्नाटा था, हर तरफ खामोशी थी। मैंने लालटेन हाथ में पकड़ा और चलती हुई बाथरूम में गई। बाथरूम से जब मैं फारिग हुई, वहाँ पे हैंड पंप लगा हुआ था। हैंड पंप से हम पानी निकालते थे और पानी इस्तेमाल करते थे। तो मैं वॉशरूम से निकल के जैसे ही मैं, वो भी ऊंचाई पे बना हुआ था जिस तरह हमारा बाहर का दरवाज़ा ऊंचा था, 4 स्टेप थे, तो इस वॉशरूम के भी 4 स्टेप चढ़ने पड़ते थे, तब हम ऊंचा वॉशरूम तक पहुंचते थे। वॉशरूम के वो 4 स्टेप उतर के जब मैं नीचे आई और जैसे ही मैं दोबारा सहन के दरमियान में पहुंची तो फिर मेरे कानों ने एक आवाज़ सुनी जैसे कोई नंगे पाँव ज़मीन पे चलता है और ज़मीन पे पाँव रखने की एक आहट सी सुनाई देती है। बहुत ही कम आवाज़, बहुत ही आहिस्तगी से, जैसे कोई पाँव को रखता हो, लेकिन पाँव को आहिस्तगी से रखने की वजह ये मालूम होती थी जैसे जो कोई भी
था या जो कोई भी थी वो अपने कदम इसलिए आहिस्ता से रख रही थी क्योंकि उसके पाँव के अंदर पाजेब थी, और पाँव नीचे ज़मीन पर रखने से वो पाजेब की छनछनाहट महसूस होती थी। पिछली दफ़ा तो जब मैं अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बाथरूम जाने लगी थी तो आवाज़ लगता था दूर कहीं से आ रही है, अब महसूस होता था कि आवाज़ कहीं और से नहीं इसी घर से आ रही है। छन छन छन, एक छन छन की आवाज़ थी, बहुत ही आहिस्ता, लेकिन एक आवाज़ थी, क्लियर आवाज़। एकदम से जब मुझे महसूस हुआ कि ये छन छन की आवाज़ कहीं और से नहीं इसी घर के सहन से आ रही है जहां मैं खड़ी हूं, तो तेज़ी के साथ मैंने जो लालटेन हाथ में पकड़ा हुआ था भागती हुई मैं कमरे की तरफ गई कि नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, क्लियर कोई आवाज़ आ रही है। मैं भागते हुई कमरे तक चली गई और फिर मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। बिस्तर पर लेटे हुए मैं सोच रही थी क्या मेरा वहम था या वाकई कोई पाजेब पहने दबे कदमों के साथ वहां पे चल रहा था। कब मुझे नींद आ गई। अगले दिन रूटीन के काम शुरू हो गए कि शाम का टाइम था, अभी भाई घर नहीं पहुंचे थे, आने वाले थे। मैं और अम्मी खाना पकाने में लगे हुए थे कि अम्मी ने मुझे आवाज़ दी कि जाके कमरे से, भाई के कमरे से फलां चीज़ उठा के लाओ। और मैं चलती हुई भाई के कमरे में गई। अंधेरा हो चुका था, शाम का टाइम था, लालटेन हमने जलाए हुए थे, और जैसे ही भाई के कमरे से मैं बाहर निकलने लगी तो एक हल्की सी हंसी, बाकायदा क्लियर हंसी की आवाज़ मेरे कानों ने सुनी, जैसे कोई कमरे से एक निस्वानी आवाज़ में, एक लड़की की आवाज़ में कोई हंसा हो। ही बाकायदा हंसने की आवाज़ थी, क्लियर। मैं अभी कमरे से बाहर नहीं निकली थी, दरवाजे के करीब ही थी कि जैसे ही वो हंसने की मुझे आवाज़ आई, मैं एकदम से मुड़ी। मेरे हाथ में लालटेन था, लालटेन की रोशनी उसी सिमत की जिस सिमत से वो हंसने की आवाज़ आई थी। मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन मैं हैरान हुई क्या मेरा वहम था या वो हंसने की आवाज़ क्लियर मैंने सुनी है। खैर मैं बाहर आ गई, अम्मी के साथ मसरूफ़ हो गई, भाई आ गए, खाना वगैरह खाया और फिर हम अपने कमरों में लेट गए। उससे अगले 2-3 दिन कुछ भी नहीं हुआ, सब नॉर्मल था। मैं भी वो बात भूल गई जो मैं रात को वॉशरूम के लिए उठी थी कि फिर से मुझे वॉशरूम के लिए जाना पड़ा। मैंने लालटेन उठाया और वॉशरूम जाने के लिए मैं कमरे से जैसे ही बाहर निकली, अभी मैं कमरे से बाहर, दरवाजे से बाहर पांव ही रखा था कि मुझे फिर से वही पाजेब की आवाज़ अपने राइट साइड से और अपने लेफ्ट साइड से महसूस हुई। बिल्कुल ये वैसी आवाज़ थी जिसको मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि कोई पाजेब पहने पाँव इतनी आहिस्तगी से रख रहा था कि उस पाजेब का शोर कम से कम सुनाई दे। लेकिन आज अभी मैं बाहर ही कमरे से निकली थी कि ऐसा लगा पाजेब एक पाँव के अंदर नहीं, 3-4 पाँव के अंदर है। मैं जैसी बरामदे से चलती हुई सहन तक पहुंच गई, क्योंकि मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकली थी तो मेरे कानों ने आवाज़ को सुनना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे हर सूरत में जाना था उस बाथरूम तक। तो मैं जैसे ही बरामदे को अबूर करके सहन में पहुंची तो मेरे कानों ने क्लियर उस आवाज़ को सुना जो मेरे सीधे हाथ से भी पाजेब की आवाज़ थी, उल्टे हाथ से भी पाजेब की आवाज़ थी, और सामने से भी ऐसे था जैसे कोई पाजेब पहने चल रहा हो। मैं जल्दी से चलती हुई वॉशरूम तक पहुंच गई। वॉशरूम से जैसे ही मैं फारिग हुई तो वॉशरूम के अंदर भी दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी। एक खौफ मुझ पे सवार था कि आज पायल की आवाज़ एक नहीं 4-5 जगहों से मैंने सुनी है, क्या आज भी मेरा वहम है?
लेकिन जैसे ही मैंने बाथरूम के दरवाजे को खोला और बाहर उस सीढ़ी पे पांव रखा, जो 4 कदम की सीढ़ियां थीं, 4 स्टेप बने हुए थे, और इन 4 सीढ़ियों को, इन 4 स्टेप को अबूर करने के बाद मैं सहन में पहुंच जाती, मेरा कदम सहन पे रखे जाते। मैंने जैसे ही पहला कदम सीढ़ी पे रखा तो एक आवाज़ उसी लम्हे मेरे कदम से कदम मिलाते हुए, जैसे किसी ने पाँव को सीढ़ी पे रखा हो, चन, और मेरे कदम रुक से गए। एक पाँव अभी भी बाथरूम के अंदर था और एक पाँव मैंने अभी बाथरूम की बाहर वाली सीढ़ी पे रखा था कि मेरे कदम से कदम मिलाते हुए किसी ने बाकायदा पाँव रखा और एक शोर सा पैदा हुआ। पहली दफ़ा पाँव को रखते हुए एहतियात बरती गई थी कि शोर पैदा ना हो पाए हल्का, लेकिन अब तो ऐसे अलल ऐलान पाँव को रखा गया। चंद, मुझे यहाँ तो नहीं रुकना था, मुझे तो भागना था उस कमरे की तरफ। मैंने बाथरूम वाला पाँव उठाया, दूसरी सीढ़ी पे रखा तो उसी लम्हे एक और आवाज़ आई, छन। मैंने अगली सीढ़ी पे पाँव रखा तो जैसे ही पाँव ज़मीन पे टच हुआ उसी लम्हे आवाज़ आई, छन। और अगला चौथा कदम मैंने सीढ़ी पे रखा तो आवाज़ आई, छन। मैं समझ चुकी थी जो भी थी, जो नज़र नहीं आ रही थी, मेरे पाँव से पाँव को, कदम से कदम को इस अंदाज में मिला रही थी कि कदम पाँव मैं ज़मीन पर रखती थी, छन की आवाज़ उसके पाँव से आती थी। और जब 4 कदम सीढ़ियों पे मैंने पाँव रख लिए, छन 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 की आवाज़ आ गई, और जैसे अगला कदम मैंने ज़मीन पे रखा तो बस मैं फ़ैसला कर चुकी थी, मैंने भागना है। लेकिन जैसे ही मैं भागी तो जो भी मेरे साथ थी वो भी बाकायदा भागना शुरू हो गई। जितनी तेज़ी से मेरे कदम ज़मीन को छूते थे उतनी तेज़ी कदम से एक आवाज़ आती थी, छन 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 छन। मैं जितनी तेज़ी से भाग रही थी, पाँव के अंदर पहने पाजेब जो भी नज़र नहीं आ रही थी, अपने कदम इस अंदाज में ज़मीन पर रखती थी कि पाँव मेरा ज़मीन पर टच होता, छन छन की आवाज़ उसकी आ रही थी। मैं भागते भागते कमरे तक तो पहुंच गई, लेकिन अब मेरा वजूद कांप रहा था। कोई मेरे साथ बाकायदा भागता हुआ आया था, उसने मेरे कदम के साथ कदम रखते हुए पायल पाजेब की छनछनाहट पैदा की थी। मैं जब कमरे में आके लेट गई तो मैं हाँप रही थी, मैं कांप रही थी, मैं शदीद डरी हुई थी। आज ये वहम नहीं था, आज तो किसी ने भागते भागते दरवाजे तक मेरा साथ दिया था। लेकिन जब मैं दरवाजे में दाखिल हो गई थी तो फिर वो छनछनाहट कदमों की पीछे रह गई थी और दरवाजे तक ही आई थी, अंदर नहीं आई थी। या खुदाया, ये वहम तो नहीं है। मैं डरी रही, मैं लेटी रही, मुझे नींद नहीं आ रही थी, यहां तक कि सुबह अजानों का टाइम हो। तब एक दिल को सुकून हुआ, वो खौफ कम हुआ कि अब अजानें हो गई हैं, अब शायद कुछ भी ना हो। सुबह हुई, अम्मी ने मेरी आंखों को देखा तो कहती हैं, क्या हुआ है, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं, रात सोई नहीं हो? मैंने कहा, हाँ अम्मी, रात में सोई नहीं हूं। कहती हैं, क्या हुआ है? मैंने अम्मी को वो सारा वाक़या बता दिया कि पहली दफ़ा कैसे मैंने पायल की आवाज़ सुनी थी, जो बिल्कुल मामूली सी थी, जैसे कोई धीमे से कदम रख रहा था कि पाजेब की आवाज़ पैदा ना हो। लेकिन फिर मैंने भाई के कमरे में किस तरह किसी के हंसने की आवाज़ सुनी और रात तो इंतहा हो गई, कोई दौड़ रहा था बाकायदा मेरे साथ। अम्मी ने बात सुनी और मुझसे कहा, तुम्हारा वहम होगा, ऐसी कोई बात नहीं, अगर मैं पढ़ के तुम पे दम कर देती हूँ। अम्मी ने पढ़ के मुझ पे दम कर दिया। उस शाम भाई जल्दी घर आ गए। अभी अंधेरा नहीं हुआ था। भाई ने आवाज दी कि जाओ फाखरा, लालटेन जला दो, अंधेरा होने वाला है। मैंने कहा, जी भैया। मैं चलती हुई कमरे में गई। वो एक जगह बनी हुई थी, शेड सा बना हुआ था, जहाँ पे हम माचिस रखते थे। अभी कमरे में हल्का हल्का उजाला था, अभी शाम होनी शुरू हुई थी, रात का अंधेरा नहीं फैला था।
कि मैं चलती हुई जैसे ही उस जगह पे पहुंची जहां पे माचिस को रखा जाता था, और जब मेरी निगाह उस जगह पे पड़ी तो मैं अपनी जगह पे साकित सी हो गई। मैंने देखा माचिस की डब्बी खुली हुई है और बिल्कुल उसके पास एक छोटा सा सांप, तकरीबन जो एक हाथ से भी लंबा था, तकरीबन 1 फुट से छोटा होगा लेकिन हाथ से काफी लंबा था, वो ऐसे फन फैलाए, छोटा सा बारीक सा सांप ऐसे फन फैलाए मेरी तरफ बैठा देख रहा है। मैंने अपनी आंखों को झपका। कमरे में अंधेरा नहीं था, कमरे में रोशनी थी। ये वहम नहीं था, ये हकीकत थी। मैंने अपनी आंखों को झपका। वो सांप का बच्चा बिल्कुल माचिस की डब्बी के पास बैठा हुआ था और मुझे देख रहा था कि जैसे मैंने आंखों को झपका, यकीन आ गया ये वहम नहीं, हकीकत है। एक सांप का बच्चा बैठा है। तो मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। जैसे ही मैंने जोरदार चीख मारी तो उसी लम्हे मेरी आंखों ने देखा वो बच्चा जल्दी से माचिस की डब्बी के अंदर दाखिल हुआ और डब्बी खुद ब खुद बंद हो गई। मैंने वो एक चीख नहीं मारी थी, उसको माचिस के अंदर जाते हुए जब देख रही थी तो मेरे मुंह से बेसाख्ता चीखें निकल रही थी, जिसका मुझे एहसास नहीं था। जब मेरे भाई ने आके मुझे पकड़ा और मुझे झंझोड़ा, फाखरा फाखरा, और जैसे कोई नींद से जागता है झंझोड़ने पे जैसे कोई होश में आता है, मैं ऐसे होश में आई, भाई की तरफ देखा। भाई परेशान मुझे खड़ा देख रहा था और पूछ रहा था क्या हुआ है तुम्हें, क्यों चीख रही हो? भाई भाई सांप सांप कहाँ है सांप? मैंने उस माचिस की डब्बी की तरफ इशारा किया, वहां है सांप। भाई ने इधर उधर देखा, कहते वहां पे तो सिर्फ एक माचिस की डब्बी पड़ी है। तभी मैंने भाई को हाँफते कांपते डरते डरते लरजते लफ्जों के साथ कैसे मैंने देखा है वो सारी दास्तान सुनाई। तो भाई एकदम हैरान हुआ और कहा इतनी सी डब्बी में इतना बड़ा सांप कैसे जा सकता है? नहीं, तुम्हें कोई वहम हुआ है, तुम कोई डर गई हो। भाई आगे बढ़ा, उसने डब्बी को इस अंदाज में ऊपर से पकड़ लिया कि अगर कोई सांप का बच्चा कोई वाकई इसके अंदर है तो डब्बी खुल ना जाए, मैं इसको दोनों तरफ से ऐसे पकड़ लूं कि डब्बी बंद ही रहे। वो एहतियात कर रहा था और जब उसने डब्बी को इस तरह पकड़ लिया दोनों तरफ से कि डब्बी खुल ना सके और डब्बी को उसने ऊपर उठाया तो उसके हाथों को लगा कि इसके अंदर तो वजन ही नहीं है। अगर कोई भी सांप इस डब्बी के अंदर होता तो डब्बी को वजनी होनी चाहिए था, डब्बी तो बिल्कुल हल्की थी। तभी उसने डब्बी को ऐसे पकड़े पकड़े हिला के देखा तो हिलाने से अंदर जो माचिस की तीलियां थी उनके खटकने की आवाज आई, छिक 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 छिक। एक तो बिल्कुल माचिस की डब्बी हल्की और ऊपर से उसमें तीलियों के खटकने की आवाज़ थी, तो भाई समझ गया कि इसके अंदर कुछ नहीं है। उसने हाथ में पकड़ के उसको खोला तो सामने डब्बी में तीलियां ही तीलियां थी, उसमें कोई सांप नहीं था। भाई ने कहा ये देखो इसमें तो कुछ भी नहीं है, क्या हुआ है तुम्हें, तुम क्यों डर रही हो? अम्मी को बुलाया और अम्मी को कहा अम्मी मैं भी इस पे दम करता हूं, आप भी इस पे दम करें, क्या हो गया फाखरा को? यूँ अम्मी ने भी मुझ पे दम किया और भाई ने भी मुझ पे दम किया। उस रात अम्मी ने मुझे बहुत समझाया, मुझे बहादुर बनाने की कोशिश की, मुझसे काफ़ी ऐसी बातें की अम्मी कि मैं डरूं मत, मैं बहादुर बनूं। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम जब सोचते हैं डरते हैं, तुमने शायद मालिक की बातें सुन ली थी, इसकी वजह से तुम्हारे दिल में खौफ बैठ गया है। इससे पहले लोग जो बैठते रहे हैं, यहाँ पे लेटते रहे हैं, रहते रही हैं, वो डर जाते थे। इस तरह की मालिक ने जो बातें कही थी वो तुमने अपने दिमाग पे सवार कर ली हैं। बेटा हकीकत में कुछ नहीं है। अम्मी ने मुझे इतना समझाया, उसके बाद मुझे लगा कि शायद वाकई अम्मी ठीक कह रही हैं, ये मेरा वहम है। मैंने अपने दिमाग पे वो बातें शायद इस तरह की सवार कर ली हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर मैं काफ़ी हद तक अपने आप को बेहतर महसूस कर रही थी कि उसके बाद फिर कुछ दिन गुजरे और मुझे लगा वॉशरूम तो जाना है, तो क्या मैं आज अम्मी को जगा दूं? काफ़ी देर मैं सोचती रही, लेकिन जब मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशर हो रहा है, मुझे हर सूरत में वॉशरूम जाना है, तो आखिर मैंने अम्मी को जगा ही दिया। अम्मी बोली क्या हुआ है? मैंने कहा अम्मी वॉशरूम जाना है, आप मेरे साथ चलें।
अम्मी एकदम से हैरान हुई और कही, क्या हो गया है फ़ाखरा, तुम बड़ी हो गई हो, मैंने तुम्हें उस दिन भी इतना तफसील से समझाया था, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे, उसके बाद क्या हुआ है, क्या तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आई। अम्मी ने मुझे अच्छा खासा लेक्चर दे दिया। उसके बाद उठी, कहती हैं चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अम्मी मेरे साथ वॉशरूम तक गई और उसके बाद फिर वो बाहर खड़ी रहीं और उसके बाद फिर वो मुझे लेके कमरे तक आ गई और मुझसे बोली, हाँ क्या हुआ है, क्या महसूस हुआ है। फिर से उन्होंने मुझे अच्छा खासा लेक्चर दिया और मैंने फ़ैसला कर दिया कि अब मुझे अम्मी को कम अज़ कम नहीं जगाना, क्योंकि वो वाकई मुझे इतना समझा चुकी थी। और आज भी अम्मी के साथ बाहर जाते हुए वॉशरूम तक और वापस आते हुए मुझे लगा कि शायद मेरे ही दिमाग पे बहुत कुछ सवार हो गया है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर, मैं एक दो दिन फिर इसी तरह गुजर गए और मैं अब कोशिश करती थी कि मुझे वॉशरूम ही ना जाना पड़े, मैं कमरे में ही लेटी रहती। और जब इस वक्त सुबह का टाइम होता और सुबह की अज़ानें होने वाली होती और अज़ानें हो जाती तो उसके बाद मैं उठती और फिर मैं वॉशरूम की तरफ जाती। लेकिन फिर एक रात हुआ कि मुझे इतनी ज़ोर शोर से वॉशरूम की तलब पेश हुई कि मुझे लगा कि मुझे आज हर सूरत में अभी जाना ही होगा। और मैं अम्मी को जगा नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो चुका था अम्मी को जगाऊंगी तो आज तो बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ेगी। मैं उठी। अब कमरे में लालटेन को जलता हुआ छोड़ा जाता था कि कमरे में अंधेरा ना हो। और भाई बता चुके थे आजकल में ही हमारी बिजली का मामला भी हल होने वाला था, बिजली बहाल होने वाली थी। तभी भाई ने अम्मी से कह दिया था कि जब तक एक दो दिन तक बिजली बहाल नहीं होती आप कमरे में रात को अंधेरा मत रखा करें, लालटेन जला के रखा करें। मैं उठी, जलता हुआ लालटेन उठाया और कमरे से बाहर निकली। आज उठते हुए, लालटेन उठाते हुए और कमरे के दरवाजे से कदम बाहर रखते हुए मैं ऐसे अलर्ट हुई हुई थी जैसे मेरा दिल कह रहा था कि पता नहीं कुछ होने वाला है, पता नहीं कुछ होने वाला है। मैं जैसे ही कमरे के दरवाजे से बाहर निकली, अभी बरामदे में ही 1 से 2 कदम रखे थे कि मेरे कानों ने एक आवाज़ को सुना, जैसे किसी पहिए को, किसी चीज़ को चलाया जाता है, टायर को घुमाया जाता है या किसी ऐसी चीज़ को जिसको जंग लगा हुआ हो या वो आवाज़ पैदा करती हो, तो उसको जब चलाया जा रहा हो, घुमाया जा रहा हो, तो उसके अंदर से जिस तरह की आवाज़ पैदा होती है, तो इसी तरह की एक मुसलसल आवाज़ थी जो मेरे कानों ने सुनी। और बरामदे को चलते हुए जब मैंने अबूर कर लिया और सहन में कदम को रखा तो मुझे महसूस हुआ ये आवाज़ बिल्कुल राइट साइड से महसूस हो रही है, जिस सिमत में हमारा किचन था और किचन के साथ सीढ़ी ऊपर की तरफ बनी हुई थी, उसी सिमत से ये आवाज़ महसूस हो रही है। लेकिन एक क्लियर आवाज़ है जो इसी सहन से ही आ रही है, ऐसी आवाज़ है। और जब मैं चलती चलती बिल्कुल सहन के दरमियान में पहुंच गई तो क्लियर वो आवाज़ मेरे राइट साइड से आ रही थी। मैं बाकायदा रुकी और मैंने लालटेन की रोशनी में सामने देखा अपने सीधे हाथ की तरफ, जिस सिमत से आवाज़ आ रही थी जो बहुत क्लियर आवाज़ थी। ऐसी क्लियर कि जिस जगह से आवाज़ आ रही थी वो जगह बिल्कुल खाली थी, वहाँ पे नज़र कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन वहाँ पे आवाज़ बिल्कुल क्लियर थी जो मेरे कान सुन पा रहे थे। मैं उस जगह को अबूर करते हुए जब आगे बढ़ रही थी तो आवाज़ अभी तक मेरे कानों में क्लियर आ रही थी, यहाँ तक कि मैं वॉशरूम की तरफ चली गई। वॉशरूम से मैं जैसे ही फारिग हुई और जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो मेरी निगाह उसी सिमत की तरफ चली गई जिस सिमत से मैंने आवाज़ को सुना था। बाथरूम की तरफ आते हुए तो मेरे राइट साइड की वो जगह बनती थी, लेकिन अब जब मैं बाथरूम से निकल रही थी तो वो मेरी वही जगह लेफ़्ट साइड बनती थी। तो तभी दरवाज़ा खोलते ही उस लेफ़्ट साइड पे मैंने देखा एक औरत जिसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहना हुआ था, उसके चेहरे के ऊपर दुपट्टा था, जिसने उसके चेहरे को इस अंदाज में सफ़ेद दुपट्टे ने ढांक रखा था कि वो सर झुकाए बैठी थी और अपने हाथ से चरखा बैठी चला रही थी। और वो आवाज़ जो आते हुए बाथरूम की तरफ आते हुए मेरे कानों ने सुनी थी वो किसी और चीज़ की नहीं, उस चरखे से निकलने वाली आवाज़ थी।
गां, 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 गां। और वहीं बाथरूम के बाहर खड़े खड़े मैं उस चरखे वाली औरत को, उस चरखे को चलाते हुए, चरखा जैसे पहले बूढ़ी औरतें अक्सर घरों में चरखा चलाती थी तो उसको धागा बनाने के लिए, डोरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। रोई एक सिमत में लगाते रहते थे और वो जो हाथ से चलाया जाता था उसको, तो उससे एक बाकायदा धागा सा बनता था। तो औरतें कहती थी चरखा चलाना। तो वो औरत, बूढ़ी औरत, वो जो चरखा चला रही थी, जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकली तब तक तो वो मस्त थी चरखा चलाने में, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलने की उसको आवाज़ गई और मैं बाहर खड़ी हुई तो उसने उसी सिमत एक हाथ जो उसने चरखे पे रखा हुआ था, चरखे को छोड़ के उसने वही हाथ सर के बालों के ऊपर इस अंदाज में रखा कि वो जो दुपट्टा सिरक के उसके मुंह के आगे आ गया था, उसने अपने दुपट्टे को पीछे हटाना शुरू कर दिया, जैसे वो अपना आप, अपना चेहरा मुझे दिखाना चाहती हो। और उसी वक्त जैसे ही उसने अपना दुपट्टा जो उसके चेहरे के आगे गिरा हुआ था पीछे किया, तो तभी मैंने उसके बालों को देखा जो बिल्कुल सफ़ेद थे और उसके नीचे बिल्कुल एक आम सी औरत का चेहरा था, लेकिन उसकी आँखों की जगह पे सफ़ेद रोशनी थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं और उन सफ़ेद आँखों के अंदर से सफ़ेद ऐसी रोशनी निकल रही थी जैसे किसी ने टॉर्च जलाई होती है और टॉर्च में से रोशनी निकलती है जो दूर तक नहीं जा रही थी, थोड़े से ही फासले तक वो रोशनी उसकी आँखों से निकल के आ रही थी और उसकी आँखें बिल्कुल सफ़ेद टॉर्च की तरह रोशन थी। और उसने वो अपना दुपट्टा जो उसके मुंह के ऊपर गिरा हुआ था सिरकाया इसलिए कि अपना आप वो मुझे दिखाना चाहती थी। और जैसे ही मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, उसकी सफ़ेद उन आँखों की तरफ देखा, तो उसी लम्हे वो चरखा जो उसने छोड़ दिया था, जो वो चला रही थी, खुद ब खुद फिर से चलना शुरू हो गया। जब वो अपने बाजू हाथ से दुपट्टे को सिरका रही थी, उसने उसको चलाना छोड़ दिया था तो वो आहिस्ता होना शुरू हो गया था। लेकिन जैसे ही उसकी मैंने आंखें देखी तो उसी वक्त वो चरखा खुद से तेज़ 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 चलना हो गया। उसकी आवाज़ का शोर भी तेज़ हो गया, गा 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 गा, वो एकदम तेज़ हो गया। और उसी वक्त उस औरत की आंखें लाल सुर्ख होना शुरू हो गई। वो जो सफ़ेद रोशनी थी वापस उसकी आंखों में चली गई और वो जो सफ़ेद आंखें थी, सफ़ेद से मैंने देखा एकदम से लाल सुर्ख होना शुरू हो गई। उस चांद की रोशनी में जहाँ पे हर चीज़ मध्यम थी, वो औरत ऐसी थी जैसे कलेयर बैठी हो और उसकी वो लाल सुर्ख आंखें जो पहले सफ़ेद थी ऐसे लाल सुर्ख हो गई। और तभी मैंने देखा उसका चेहरा बाकायदा लंबा होना शुरू हो गया। नीचे वाला हिस्सा उसका चेहरा बाकायदा नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। ऐसे चूंच निकलनी शुरू हो गई कि बाकायदा जैसे किसी का चेहरा लंबा होता जाता है, ऐसे ही उसका चेहरा लंबा होना शुरू हो गया। और तभी उसके होंठों पे एक भयानक सी मुस्कुराहट आ गई। वो चेहरा जो बिल्कुल पहले एक आम सी बूढ़ी औरत का चेहरा था जिसके बाल सफ़ेद थे, बैठी चरखा चला रही थी। चरखा अब खुद तेज तेज चल रहा था, गां 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 कर रहा था। और उसका चेहरा जो अब सफ़ेद आंखों की जगह पे लाल सुर्ख दहकते कोयले की तरह आंखें हो गई थी, उसका चेहरा शदीद लंबा नोकदार हो गया था। और उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी, ऐसी भयानक मुस्कुराहट जैसे कोई किसी को चबाने के लिए मुस्कुराहट देता है कि रुको मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगी, रुको मैं तुम्हें अभी कच्चा चबा जाऊंगी, ऐसी मुस्कुराहट थी। और मैंने जैसे ही उसकी इस कंडीशन को देखा तो उसी लम्हे पता नहीं कैसे मेरे अंदर हिम्मत आ गई, कैसे मेरे अंदर ताकत आ गई कि मैं भागी हूँ, क्योंकि मैं इतनी देर में नीचे तो पहुँच चुकी थी। मैं भागी हूँ और कैसे चीखती चिल्लाती पुकारती हुई चीखें मारती हुई मैं कमरे तक पहुँची हूँ मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जब कमरे में पहुँच गई हूँ तो मेरी माँ भी जाग गई, मेरा भाई भी जाग गया और मैं चीखें मारी जा रही थी, मैं चीखें मारी जा रही थी। अम्मी और भाई मेरे ऊपर पड़ते रहे, मुझे काफ़ी देर नॉर्मल करने की कोशिश करते रहे। काफ़ी देर के बाद मैं नॉर्मल हुई। उन्होंने पूछा क्या हुआ है। मैंने बताया कि बाहर एक औरत बैठी चरखा चला रही है और वो औरत नहीं कोई डाइन है। भाई जल्दी से बाहर गया, सारे घर को देख के आ गया, आके बोला बाहर तो कोई भी नहीं है फाकरा, तुम फिर डर गई हो जिस तरह तुम माचिस की वजह से डर गई थी कि तुमने सांप समझ लिया था। बाहर कोई भी नहीं है, कहाँ पे है। मैंने फिर उसको बताया किचन के साथ बैठी है। भाई फिर गया, देख के सारा वापस आ गया, मुझे कहता है वहाँ पे कोई भी नहीं है, तुम्हारा वहम है।
भाई पास बैठ गया, अम्मी पास बैठ गई, मेरे ऊपर पढ़ते रहे, दम करते रहे, पढ़ते रहे, दम करते रहे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। अजीब सी बेचैनी सी हो रही थी। यहाँ तक कि भाई अपने कमरे में चला गया, अम्मी मेरे पास बैठी रहीं, मैं सो नहीं सकी। सुबह हुई तो फिर मुझे नींद आई और अम्मी ने कहा तुम सो जाओ, मुझे काम करने। मैं सो गई। मैं लेट उठी। आज भाई भी काम पे नहीं गया था, भाई भी परेशान था। मैं उठ गई, अम्मी ने मुझे नाश्ता किया, लेकिन मैंने अम्मी से कहा मेरा दिल अजीब सा बेचैन है अम्मी, पता नहीं क्यों। उस औरत को मैंने जब से देखा है, उसकी भयानक सी मुस्कुराहट को देखे मैं बेचैन हो गई हूँ। मुझे आपने समझाया था, मैं उसी बात पे अमल कर रही थी, मैंने इसलिए आपको नहीं साथ बुलाया, खुद बाथरूम गई। लेकिन अब मुझे वहशत सी होने लगी है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मैं अकेली नहीं हूँ, कोई बहुत सारी आंखें हैं जो मुझे देख रही हैं। अम्मी जब पहले दिन इस घर के अंदर हम दाखिल हुए थे, उस वक्त भी मुझे महसूस हुआ था कि बहुत सारी आंखें हैं जो मुझे देख रही हैं। अम्मी अब मुझे लगता है इधर कोई है, अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, अम्मी कुछ होने वाला है। मैं ऐसी मुसलसल बातें किए जा रही थी। भाई इसी खौफ की वजह से ऑफिस भी नहीं गए थे कि बहन की हालत ठीक नहीं है, बहन डर गए हैं, वो परेशान हो गए थे। भाई मेरा सारा दिन ख्याल रखते रहे, अम्मी मेरा सारा दिन ख्याल रखती रही। शाम हो गई और उसके बाद अम्मी मेरे साथ खाना वगैरह खा के रात के टाइम पे बैठ गई, भाई बैठ गए, बातें करते रहे, मुझे नॉर्मल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैं नॉर्मल नहीं हो रही थी। मैं अजीब सी बहकी बहकी बातें किए जा रही थी। यहाँ तक कि अम्मी ने कहा सो जाओ तुम, मैं पास बैठी हूँ, मैं जागती रहूँगी, तुम परेशान मत हो, तुम सो जाओ। और भाई भी कह रहे थे, मैंने कहा ना 1-2 दिन की बात है, उन्होंने कहा था मैं कल सुबह फिर जाऊंगा उनके पास, बिजली आ जाएगी, हम रात को लाइट जला के सोया करेंगे। मैं भी जाग रहा हूँ, अपने कमरे में जा रहा हूँ, लेकिन जाग रहा हूँ, सोऊंगा नहीं, तुम बेफिक्र हो, 1-2 दिन की तो बात है, वैसे फिर हमारे घर में बिजली आ जाएगी, परेशान मत हो। अम्मी मेरे पास बैठ गई और मैं इस उम्मीद पे कि अम्मी पास बैठी हैं, जाग रही हैं, आखिरकार मैं सो गई। ये रात का कौन सा पहर था कि मेरी आंख खुली, और जिस चीज़ से मेरी आंख खुली तो कोई चीज़ थी जो मेरे चेहरे के साथ बाकायदा टच हो रही थी। मैंने जैसे ही आंख खोली तो कमरे के अंदर रोशनी थी, लालटेन जल रही थी, लेकिन क्या है जो मेरी आंखों को टच हो रहा है। नींद से जब आप बेदार होते हैं, गहरी नींद से वापस आते हैं, आहिस्ता 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 आप जागते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग बेदार होता है। दिमाग बेदार हो गया तो जाग तो मैं चुकी थी, आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग कह रहा तुम्हारे चेहरे को कोई चीज़ टच हो रही है। तब मैंने आंखें खोलीं और उसी लम्हे मैंने देखा सफ़ेद बाल मेरे चेहरे को टच हो रहे हैं, इस अंदाज में कि वो बाल दूर चले जाते हैं, पास आते हैं, मेरे चेहरे पे टच होते हैं, फिर दूर चले जाते हैं, पास आते हैं, मेरे चेहरे पे टच होते हैं, दूर चले जाते हैं। ये किसके बाल हैं? और जैसे ही आंखें थोड़ी सी और मैंने ऊपर की तो मैंने देखा वही चरखा चलाने वाली बूढ़ी औरत छत पे उल्टी लटकी हुई थी। वो मेरे चेहरे के ऊपर इस तरह उल्टी थी कि मैं उसके पाँव तो नहीं देख पा रही थी कि छत पे ऊपर किस तरह उसके पाँव हैं, लेकिन उसका पूरा वजूद मुझे उल्टा लटका हुआ नज़र आ रहा था। वही उसका खौफनाक भयानक चेहरा था, जिसकी आंखें लाल सुर्ख मैंने देखी थी, जिसका चेहरा लंबा हो गया था, चूंचदार थोड़ी, जिसकी चिन ये थोड़ी चूंचदार होकर लंबी हो गई थी, ऐसा ही भयानक लंबा उसका चेहरा था। और वो मेरे बिल्कुल चेहरे के ऊपर उल्टी लटकी हुई इस अंदाज में हिल रही थी कि उसके सफ़ेद बाल सारे बंधे हुए थे। एक लठ थी, छोटी सी बालों की लठ जो खुल गई थी, तकरीबन वो 2 फुट के करीब ऊंची थी, मुझसे 2 फुट ऊंची, लेकिन वो बालों की लठ कोई 2 फुट की जो थी वो मेरे चेहरे पे टच हो रही थी। इस अंदाज में वो ऊपर उल्टी लटकी झूल रही थी, जैसे उसने वो बालों की लठ खुली छोड़ दी थी ताकि मेरे चेहरे को टच हो सके, और वो बाल मुसलसल मेरे चेहरे को टच हो रहे थे। और जैसे ही मुझे चंद सेकंड लगे उस सारे माहौल को समझने में कि वही खौफनाक बूढ़ी औरत ऊपर लटकी मेरे ऊपर बाल टच कर रही है, तो उसी लम्हे उसने अपनी एक लाल सुर्ख, ऐसी थे जैसे खून से भरी हो, लाल सुर्ख उसने ज़ुबान निकाली और वो ज़ुबान सीधी मेरे माथे तक आ गई। वो ज़ुबान 2 फुट लंबी होके सीधी मेरे माथे तक आ गई, और ज़ुबान जैसे ही मेरे माथे को टच हुई तो ज़ुबान को जैसे ही मैंने निकलते हुए देखा, और जैसे ही अभी वो टच भी नहीं हुई थी मेरे माथे को, कि मेरे मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली, और जैसे ही चीख निकली उसी लम्हे वो ज़ुबान मेरे माथे को टच हो गई।
और उसके बाद मैंने बेइंतहा चीखें मारनी शुरू कर दी। भाई भागता हुआ आ गया, शायद वो भी नहीं सोया था सही तरीके। अम्मी भी बैठी बैठी सो गई थी, वो भी चौंक गई। मैं चीखें मारी जा रही थी, अम्मी और भाई ने आके मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं अपने हाथ पांव हिला रही थी, बचाओ बचाओ, मुझे मार डालेगी, मुझे बचाओ बचाओ। मैं क्या बोल रही थी मुझे कुछ भी नहीं पता। बड़ी मुश्किलों से भाई ने और अम्मी ने मुझे पकड़ा, बाजुओं से पकड़ा, टांगों से पकड़ा, मुश्किलों से मुझे कंट्रोल किया। और तभी वो भी हैरान हो गए, मेरे माथे के ऊपर बाकायदा थोड़ा सा खून लगा हुआ था। और जब मैं इस काबिल हुई कि थोड़ी सी होश में आ गई, अम्मी और भाई मुझे नॉर्मल करने में कामयाब हो गए, तो मुझसे पूछा क्या हुआ है और ये तुम्हारे माथे पे खून कैसा। और मेरी आंखें अभी तक खौफजदा थी, मेरी ज़ुबान इस तरह गंग हो गई थी कि मैं बोल तक नहीं पा रही थी, कुछ भी मेरी ज़ुबान से अदा नहीं हो रहा था। मेरा वजूद थर थर कांपे जा रहा था। ये सुन के और खौफ आ गया था कि मेरे माथे पे जहाँ उसने ज़ुबान टच की थी वहाँ पे खून था। अम्मी पूछ रही थी ये खून कहाँ से। अम्मी शदीद परेशान हो गई थी, भाई भी पास था जो शदीद परेशान हो गया था। उस खून को देख के, मेरी चीखों को देख के, मेरी घबराहट को देख के, मेरे बचाव बचाव को देख के वो दोनों भी शदीद डर गए थे कि मुझसे पूछ रहे थे क्या हुआ है, खून किस चीज का है। कि उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई, उस दरवाजे पे जो खुला हुआ था। और जैसे ही दस्तक हुई तो मेरी आंखें जो पहले ही खौफ से खुली हुई थी, एकदम मेरे भाई और मेरी माँ ने मुड़ के दरवाजे की तरफ देखा और चौंक गए कि रात के इस पैर कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। कि उसी लम्हे जब दरवाज़ा खटखटाया गया, अम्मी और भाई जो दरवाजे की तरफ देख रहे थे, उनकी गर्दनें भी मेरी गर्दन के साथ उसी लम्हे घूम गईं, क्योंकि वही बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा शख्स जिसका सर बिल्कुल गंजा था, कमरे के बिल्कुल सामने वाले कोने पे दोनों उल्टे लटके हुए थे। इस अंदाज में उल्टे थे कि उसके पांव छत को टच हो रहे थे और दोनों के पांव इतने लंबे थे जो इंसान के पांव नहीं हो सकते। उल्टे लटके हुई वो बूढ़ी औरत और वो बूढ़ा शख्स, बिल्कुल इंसान के वजूद जितना उनका कद था। मुझ पे थोड़ी देर पहले जो औरत लटकी हुई थी उसका कद बहुत लंबा होके मेरे फेस तक आ गया था। मेरे चेहरे से, वो छत से लटकी हुई मेरे चेहरे से सिर्फ 2 फुट ऊंची थी, लेकिन अब उन दोनों के कद बिल्कुल एक आम इंसान का, जिस तरह 5 फुट 8 इंच 9 इंच तक कद होता है, इतने ही उनके कद थे। और सामने वो कोने वाली दीवार के बिल्कुल कोने पे, एक कोने के लेफ्ट, एक दोनों के दूसरे पे, उन्होंने ऐसे पांव रखे हुए थे, उनके पांव ऊपर चिपके हुए थे और उन्होंने अपने हाथ सीनों पे बांधे हुए थे, क्रॉस का निशान पे, ऐसे जैसे हाथ बांधता है क्रॉस बना के, ऐसे क्रॉस वाले अंदाज में उन्होंने अपने दोनों ने हाथ बांधे हुए थे। और दोनों जिस तरह चिमगादड़ लटकी होती है ऐसे दोनों लटके हुए थे। बूढ़ी औरत की वो लठ अभी तक उसी तरह लटक रही थी, बाकी बाल उसके बंधे हुए थे। बूढ़े शख्स के गंज था, उसके बाल सर पे नहीं थे, लेकिन दोनों के चेहरे इंतहाई भयानक और लंबे हुए थे। ना सिर्फ मैं उस वक्त जो पहले ही जो शदीद खौफ की हालत में थी, अब उन दोनों को अम्मी और भाई ने भी देख लिया। और तभी मैंने भी देखा कि बाकायदा उन्होंने अपना एक पाँव हटाया और आगे की तरफ रख दिया, जैसे वो आगे चिपक गया हो, और दूसरा पाँव भी हटाया, आगे की तरफ रख दिया, वो चिपक गया हो। अब वो दोनों इसी तरह चलते चलते आहिस्ता कदम छत पे रखते रखते बिल्कुल दरमियान में आ गए। जैसे कोई ज़मीन पे खड़ा होता है ऐसे ही उल्टे वो छत पे खड़े हुए थे, पाँव टच करके, और हाथ उन्होंने ऐसे क्रॉस वाले अंदाज में बांधे हुए थे। तभी उस भयानक चेहरे वाला जो शख्स था, जो बिल्कुल करीब आया, तो उसकी आंखों की जगह पे गड्ढे थे, उसकी आंखें अंदर से खाली थी, उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था, उसकी नाक भी नहीं थी, नाक वाली जगह पे एक छोटा सा सुराख था, उसका चेहरा बहुत लंबा हुआ था। जो बूढ़ी औरत थी उसकी आंखें अभी भी लाल सुर्ख थीं, लाल सुर्ख आंखें, और उसका चेहरा भी शदीद लंबा था और उसी तरह उसकी लट लटक रही थी। और वो बूढ़ा और वो बूढ़ी बिल्कुल जब दरमियान में पहुंच गए तो वो बूढ़ा एक ऐसी आवाज़ से मुखातिब हुआ जो इंतहाई करजदार, भारी भरकम आवाज़ थी। वह बोला, तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई मेरे घर पे कब्जा करने की?
मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या गया, तुमने मेरे घर पे ही कब्जा कर लिया। ऐ औरत, तू और तेरा बेटा रोज पढ़ पढ़ के इस घर पे दम करते थे। जो मेरे बच्चे अंदर थे वो अंदर कैद हो के रह गए, और जो मेरे बच्चे बाहर थे वो बाहर कैद हो के रह गए। बाहर वाले तुम्हारी उस पढ़ाई की वजह से अंदर नहीं आ सके, और अंदर जो रहते थे वो बाहर नहीं जा सके। मैं वापस क्या आया हूं तो मुझे पता लगा है कि तुम लोग हो जिनकी इतनी जुर्रत, जिन्होंने मेरे घर पे कब्जा कर लिया है। उसकी आवाज़ इतनी भारी भरकम थी, उससे लगता था जैसे पूरा कमरा लरज रहा हो। पूरे कमरे के अंदर उसकी भारी भरकम आवाज़ गूंज रही थी, ऐसे जैसे किसने बड़ा सा डेक लगा रखा और उसकी आवाज़ गूंजती है कमरे के अंदर, ऐसी आवाज़ गूंज रही थी उस बूढ़े शख्स की। और वो दोनों उल्टे लटके हुए थे। वो दोबारा से बोला, अब मैं वापस आ गया हूं, इसी लम्हे अपना सामान उठाओ और निकल जाओ इस घर से, वरना मैं तुम तीनों को इसी घर में मार के दफन कर दूंगा। और तुम लोगों को मैं माफ़ी इसलिए दे रहा हूं, जाने की इजाज़त इसलिए दे रहा हूं, तुम्हें इस घर के बारे में बताया नहीं गया। तुमसे पहले जो लोग थे उनको बताया नहीं गया, उनको बताया गया था, उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं की। उनको बताया गया था, उन्होंने फिर भी हिम्मत की थी। शायद तुम्हें यह नहीं बताया गया मैंने उनके साथ क्या हश्र किया था। तुम लोग अनजान हो, तुम्हें पता नहीं था, इसलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं। इसी लम्हे इस घर से निकलो और कभी वापस मत आना। मुड़ के भी देखा तो जान से मार दूंगा। और जब उसने आखिरी जुमला कहा है, निकलो यहां से, इतने जोरदार उसने चेहरा लफ्ज निकाला है, निकलो यहां से, ऐसा कमरा गूंजा है, बाकायदा कमरे के अंदर जैसे जलजला आ जाता है, चीजें गिरना शुरू हो गई हमारा। ऐसा गुस्से में वो धाड़ा है, निकलो यहां से, पूरा घर हिलना शुरू हो गया है। जल्दी से मेरा भाई उठा है, मेरी माँ उठी है, जल्दी से मुझे उन्होंने उठाया, हाथ से पकड़ा है। जिस अंदाज में थे हम तीनों भागे हैं, भागते हुए दरवाज़ा खोला है और बाहर चले गए हैं। अब मेरे भाई को, मेरी माँ को सब समझ आ चुकी थी कि मेरा वहम नहीं था, हकीकत में मैं बहुत कुछ देख चुकी थी और मेरी आंखों ने सब कुछ देखा था। हम लोग जब घर से बाहर आ गए तो रुके नहीं, वहीं से भागते रहे, आगे की तरफ जाते रहे। कितनी देर हम भागते रहे हमें नहीं पता, कि यहाँ तक कि सुबह फजर की अजान हुई और वहीं पे कुछ नमाजी नमाज के लिए निकल रहे थे, वहाँ पे इमाम मस्जिद भी थे। उन्होंने हमें भागते हुए देखा तो रुक गए और कहा, रुको रुको, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है। उनसे पूछा तो भाई ने उनको सारी सूरत हाल बताई। तो वो इमाम साहब बोले कि तुम फलां फलां घर में तो नहीं रहते रहे? उन्होंने कहा, जी हम उसी घर में रह रहे थे। तो वो बोले, अल्लाह के बंदे, तुम्हें उस घर के बारे में किसी ने नहीं बताया? भाई ने अम्मी की तरफ देखा और अम्मी ने भाई की तरफ कहा, बस इतना बताया गया था कि वहाँ पे किराए पे जो भी रहते हैं चले जाते हैं। कहा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया? उन्होंने कहा, नहीं। तो कहा, बस इससे ज़्यादा जानना भी ना, वरना परेशान हो जाओगे। खुदा का शुक्र अदा करो तुम्हारी जान बच गई। जब तुमसे पहले थे उनका बहुत नुकसान हुआ है। आओ मेरे घर चलो, मेरे घर चलो, वहीं रहो और तुम्हारा सामान, उसकी फ़िक्र मत करो, मैं चलूँगा, दिन को तुम्हारे साथ सामान ले आएंगे। वो हमें ले कर अपने घर चले गए। उसकी बीवी भी 5 वक्त की नमाजी थी, वो इमाम मस्जिद थे, उन्होंने हमें घर रखा, दिन को नाश्ता वगैरह कराया। हम सारे डरे हुए थे, मुझे बुखार हो चुका था, खौफ के आलम में, शदीद बुखार में मैं तप रही थी। और दिन को उन्होंने कहा, बच्ची को यहीं लिटाएं। मेरे भाई से बोले, आओ मेरे साथ, जो कीमती सामान है। अम्मी से कहा, आप भी आना चाहें तो आ जाएं, दिन की रोशनी है, इस वक्त कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ चलता हूँ, जो अपना सामान उठाना है उठा लें। उन्होंने, इमाम मस्जिद ने कुछ लोग और भी वहीं के इकट्ठे किए और हमें लेके गए। अम्मी और भाई वहाँ पे गए और उन्होंने दरवाजे पे खड़े होकर बाकायदा पढ़ाई की। फिर वो अंदर दाखिल हुए, जो सामान जल्दी से जो कुछ उठाया जा सकता था, जो कीमती सामान था, वो हमने उठाया। और जब उठा लिया, अम्मी पहले ही वापस आ गई थी, भाई जो थे वो सामान उठाते रहे लोगों के साथ, लोगों ने सामान सारा उठा लिया। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई करके उस कमरे के दरवाज़ों को बंद किया, जो दोनों कमरों के दरवाजे थे। बाहर निकले, बाहर के दरवाजे को भी बंद किया, चाबी और ताला उठा के लाए थे, और चाबी और ताला उठा के उन्होंने ताला लगा दिया और चाबी अपने पास रखी और भाई को लेके घर आए, सामान घर रखवाया और कहा,
अब बताओ माजरा क्या हुआ है। अम्मी ने और भाई ने सारी उनको सूरत हाल बता दी और वो समझ गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब तक आपको घर नहीं मिलता आप मेरे मेहमान बने, कुछ दिन आप यहाँ रहें, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह आपको घर मिल जाएगा। कुछ दिन फिर हम उसके बाद उनके घर रहे। भाई कमाने जाते थे, उन्होंने हमें एक कमरा दे दिया था। वो बहुत नेक लोग थे, उन्होंने हमारी बहुत सेवा की। भाई जो कुछ कमा के लाते उनके लिए भी खाने पीने का लाते, उनका भी ख्याल रखते। हम कुछ अर्सा वहाँ पे रहे और उसके बाद फिर अल्लाह ने इस तरह का भाई का हाथ पकड़ा कि हमें किराए का अपना एक घर मिल गया। हमने किराए का घर ले लिया, लेकिन उस मौलाना साहब से हमारा ताल्लुक़ रहा, आना जाना रहा, उनसे मिलना भी रहा। वक्त गुजरता रहा, फिर मेरी शादी हो गई, मैं एक दूसरे शहर चली गई। अम्मी और भाई उस किराए में रहे, भाई की भी शादी हो गई। अम्मी काफ़ी अरसा ज़िंदा रहीं, फिर अम्मी अल्लाह को प्यारी हो गई। भाई के अब बच्चे हैं, वो अपने घर में आज़ाद हैं, उसी शहर में आज भी भाई रहते हैं, लेकिन आज तक उस घर की तरफ नहीं गए। उन्होंने, मौलाना साहब ने उनको कहा था इस तरफ कभी जाना भी ना, इसको देखना भी ना। मैं दूसरे एक शहर शादी होकर आ गई, अब मेरे भी बच्चे हैं, अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, दादी हो गई हूँ, लेकिन आज भी मेरी ज़िंदगी के ये वाक़यात जब मुझे याद आते हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं कांपना शुरू हो जाती हूँ। मैं आज तक इन वाक़यात को भूल नहीं सकी। मैंने अपने बच्चों को ये वाक़यात नहीं बताए कि वो कहीं डर ना जाएं, खौफज़दा ना हो जाएं, लेकिन आज भी ये मेरे अंदर ये कहानी थी। तो आपकी मैं स्टोरी सुनती हूँ, तो आपकी स्टोरी सुन के मेरा था कि मेरे वक्त मिला तो मैं इसको ज़रूर आपको भेजूँगी। जो मैंने आपको भेज दिया आप इसको प्रोग्राम में शामिल करें। ये थी फ़ाखरा की कहानी, जो उनका रियल नेम था। बाकी जो जगह और वो मैंने आपको नहीं बताई। आप लोग भी अपनी कहानियाँ सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँगा। तो आज के हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।